हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक, मैं आपका अपना गुरुजी द कंपटीशन पैसेंजर वाला मैं लाया हूँ सीटेट 2022-23 एग्ज़ाम में गणित एवं शिक्षण विषय से संबंधित सीटेट परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला। ये हमारा पार्ट 1 है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए ऑप्शन 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती इतना है। सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो अगर हम पूर्ववर्ती की बात करें तो पूर्ववर्ती का मतलब होता है अगर कोई भी संख्या है तो उसके पीछे की संख्या, उसके एक स्थान पीछे की संख्या। मान लो हमारे पास कोई संख्या x है तो इसका अगर पूर्ववर्ती में निकालना है, इसका अगर पूर्ववर्ती निकालना है तो इसका पूर्ववर्ती हो जाएगा इसकी एक पीछे की संख्या x-1। मान लो 10 है, 10 का पूर्ववर्ती फाइंड करना हो तो 10-1 तो कितना हो जाएगा 9। तो पूर्ववर्ती संख्या होती है एक पीछे की संख्या, मतलब कि उस संख्या से एक घटा दे तो पूर्ववर्ती संख्या मिल जाएगी। अच्छा, अब देखते हैं परवर्ती संख्या। अगर हम परवर्ती संख्या देखें तो पूर्ववर्ती का जस्ट उल्टा होता है। परवर्ती संख्या होती है मतलब कि आगे की संख्या, आगे की संख्या एक आगे की संख्या। मान लो हमारे पास कोई संख्या x है, इसका अगर हम परवर्ती पूछें तो क्या होगा, उसका परवर्ती होगा x+1। फॉर एग्जाम्पल 10 अगर हमारे पास कोई है, इसका परवर्ती पूछें तो इसकी एक आगे की संख्या यानी एक जोड़ दो तो क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। ठीक, तो ये होता है पूर्ववर्ती परवर्ती। पूर्ववर्ती पीछे की संख्या, परवर्ती आगे की संख्या, केवल एक स्थान। ठीक है, तो इसमें से सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। तो 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती अगर देखें, 1000 का पूर्ववर्ती 999, उसका पूर्ववर्ती 998। ठीक है, तो 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती गलत, 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती। तो 1000 का पूर्ववर्ती तो एक संख्या पीछे 999, परवर्ती तो एक यानी 1000, ये भी गलत। सी ऑप्शन 1000 के पूर्ववर्ती, 1000 का पूर्ववर्ती मतलब कि एक पीछे जाओ 999, परवर्ती एक आ गया तो 1000, तो ये भी गलत। डी ऑप्शन 1000 का परवर्ती, तो 1000 का परवर्ती पूछे तो इसमें एक जोड़ दो, एक जोड़ दो। जब एक जोड़ दोगे तो 1001 आ जाएगा। ठीक, फिर 1001, फिर उसका पूर्ववर्ती मतलब 1000 जो एक आए इसका पूर्ववर्ती, तो इसमें से -1 कर दो तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो पहले का ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। ठीक है, तो पूर्ववर्ती एक पीछे, परवर्ती एक आगे। ठीक, पूर्ववर्ती पीछे की संख्या, परवर्ती आगे की संख्या, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। 1000 का परवर्ती होगा 1001 और 1001 का पूर्ववर्ती तो 1000। ठीक, पहले का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल क्या होगा। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का गुणनफल क्या, योगफल क्या होगा। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल, ABCD। जल्दी से सही ऑप्शन। तो 4 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो होती है 9999। ठीक, समझ गए, क्योंकि 9 अंक सबसे बड़ा होता है, उससे बड़ी संख्या बनाएंगे तो 4 बार 9 लिख दो 999। ठीक, 9999। और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें, अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होती है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो होती है 100। ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या 99, छोटी संख्या बात करें तो 10। ठीक है, इसी तरह चलता है। अब इनका अगर हम सम देखें तो जोड़ दो, अगर जोड़ देंगे तो 9 9 के 0, 9 1 10, यानी कि कितना आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा 10099।
यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या होती है 9,999 और 3 अंकों की छोटी संख्या होती है 100। जब जोड़ेंगे तो आएगा हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,099। ऑप्शन बी हमारा सही होगा दूसरे का। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है 29,503 में 5 के स्थानीय मान व 32,071 में 7 के अंकित मान में क्या अंतर होगा। ए बी सी डी का सही ऑप्शन बताइए क्या होगा, जल्दी से सही ऑप्शन बताओ। अंकित मान और स्थानीय मान में क्या अंतर होगा। तो स्थानीय मान अगर पूछे, किसी भी संख्या का अगर स्थानीय मान आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले देखते हैं वो संख्या किस स्थान पे है, मतलब कि वह अंक किस स्थान पे। किसी संख्या में अगर अंक का स्थानीय मान पूछा जाए तो हम देखते हैं उस संख्या में वो अंक किस स्थान पर है। अगर वो अंक इकाई के स्थान पर है तो उस अंक को हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका स्थानीय मान आ जाएगा। अगर दहाई के स्थान पर तो उस अंक को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर सैकड़ा के स्थान पर है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। अगर अंक हजारवें स्थान पे है तो उसको 1,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर हमारा अंक 1,000वें स्थान पर है तो उस अंक को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही उसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्थानीय मान हो गया आपका। अब बात करते हैं अंकित मान। अंकित मान तो बेटा अंकित मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं, अंकित मान को हम जातीय मान भी बोलते हैं। जातीय मान कुछ नहीं होता है, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का जो जातीय मान होता है वो उसका वही मान होता है, सेम वही अंक होता है। अंकित मान वही अंक होता है, ठीक। किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अगर जातीय मान या अंकित मान पूछे तो वही अंक या वही नंबर होगा, ठीक, वही संख्या होगी, ठीक। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो 29503 5 का स्थानीय मान निकालना। तो देखो ये पूरी संख्या लिखी है, अब स्थानीय मान निकालना। तो देखते हैं 5 जो अंक है इस संख्या में किस स्थान पे, इकाई पे है कि दहाई पे है कि हजार पे है कि सैकड़े पे कि 10,000 पे। तो देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, बाएं से शुरू करते हैं। तो ये हमारा इकाई होता है, ये हमारा सैकड़ा होता है, ये हमारा दहाई होता है, ये हमारा हजारवां होता है, ऐसे, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं जो पांचवा हमारा वो किस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ों स्थान पर, जब सैकड़ों स्थान पर तो इस 5 को किससे मल्टीप्लाई मारेंगे, 100 से मल्टीप्लाई मार देंगे। तो 5 का स्थानीय मान हमारा आ गया 500, 5 का स्थानीय मान हमारा आ गया 500, इतना हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं 500 आ गया, ठीक है, याद रखिएगा 5 का स्थानीय मान 500। अच्छा अब दूसरा देखते हैं 32071। इसमें अगर 7 का अंकित मान, 7 का अंकित मान है जातीय मान, तो 7 का अंकित मान किसी भी संख्या में किसी भी अंक का अंकित है जातीय मान वही अंक होता, तो 7 का अंकित मान 7 होगा, 1 का अंकित मान 1 होगा, 0 का अंकित मान 0, 2 का 2, 3 का 3। तो इस संख्या में 7 का जो अंकित मान होगा या जातीय मान होगा वो 7 ही होगा। अब दोनों का अंतर है, तो 500 में से 7 आप घटा दो तो 493 आपका ऑप्शन आ जाएगा। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, 493। तीसरे का ऑप्शन बी सही है, 493 आपका होगा, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योगफल निकालना है। स्थानीय मान हम आपको बता चुके हैं। तो 6251 अगर इसमें 5 का स्थानीय मान देखें तो 5 जो अंक है किस स्थान पर, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई मार दो तो कितना आ जाएगा आपका 50 आ गया। सिमिलरली अगर 6521 की बात करें तो इसमें 5 देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा स्थान पर, तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई मार देंगे, 100 से मार देंगे, तो कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, ठीक। सिमिलरली अगर इसकी बात देखें 5621 में देखें 5 किस स्थान पे, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 5,000वें स्थान पे है, तो किससे मल्टीप्लाई मारेंगे, 1,000 से मल्टीप्लाई मार देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका
जब इसको जोड़ेंगे सही से जोड़ लेते हैं, ठीक। इधर जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो 5,000, फिर 500, फिर 50, 0, 5, 5, 5। तो 5550, 5550, 5550 आपका आंसर है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही है आपका? चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? चौथे का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, 5550, 5550। ठीक, 5550 इन अंकों का योग होगा, ठीक है। तो चौथे का बी ऑप्शन आपका एकदम सही है। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 42 के गुणनखंडों की संख्या है ए 8, बी 3, सी 9, डी 6। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा? ए बी सी डी। तो देखिए कैसे निकालते गुणनखंडों की संख्या। मान लो n आपकी कोई संख्या है, ठीक, और इसको हम अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त कर रहे हैं। n हमारे पास कोई संख्या है और इसको हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख रहे हैं। कैसे? ऐसे a की पावर x, b की पावर y, b की पावर y एंड इंटू सी की पावर z। ठीक ठीक, जहाँ हमारे ए बी सी क्या है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे अभाज्य गुणनखंड हैं। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है, प्राइम फैक्टर हैं। ठीक, 2, 3, 5, 7 ऐसे होते हैं, ठीक है। और x कॉमा वाई कॉमा जेड, ये हमारी अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात है। अभाज्य गुणनखंडों की उच्चतम घात हैं। अब आइए देखते हैं। अब तो इतना हो गया, तो हमारे गुणनखंडों की जो संख्या हो जाएगी उसका फार्मूला होता है। हम क्या करते हैं बेटा, अभाज्य गुणनखंड ए बी सी भी हैं जो हैं, इनमें जो पावर हैं एक्स वाई जेड, इसमें हम सब में 1 ऐड कर देते हैं, सब में 1 ऐड कर देते हैं, सब में 1 ऐड कर देते हैं। और ऐड करने के बाद इनको हम आपस में मल्टीप्लाई मार देते हैं, ठीक है। इनको आपस में मल्टीप्लाई मार देते हैं, यानी कि ये हो जाएगी संख्या x+1 इंटू y+1 इंटू z+1। ये अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है, ठीक है। अब आइए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? 42 के गुणनखंडों की संख्या निकालना। 42, तो 42, तो हम 42 के प्राइम फैक्टर कर लो पहले। 42 के प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड निकाल लो पहले। 42 के निकालो। कैसे निकालेंगे? तो देखो 42 प्राइम फैक्टर निकालो। तो किससे मल्टीप्लाई मारो पहले? 2 से 2 एकम, 1 मिनट, और इसको भी हटा देता हूँ। ठीक, लिख लिया होगा आप लोगों ने। 42 के प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर से हम क्या है, सबसे छोटे प्राइम फैक्टर, सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड शुरू करते हैं। तो 2 से शुरू करो, 2 दूने 4, 2 एकम 2। इसके बाद किससे? 2 से कटेगा ना, 3 से, 3 सते 21, 7 1 जा 7। तो प्राइम फैक्टर कितने आ गए इसके? 2 इंटू 3 इंटू 7, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक। तो प्राइम फैक्टर आ गया 2 इंटू 3 इंटू 7। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। अब इन तीनों पावर में एक एक ऐड कर दो और जो मल्टीप्लाई मार दो। 1+1 इंटू 1+1 इंटू 1+1, ठीक। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 42 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। 8 आपका सही ऑप्शन होगा। 42 के गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी 8। 2 दूनी 4 दूनी 8। मतलब कि अगर गुणनखंडों की संख्या निकाली जाए तो जो भी संख्या दी है उसके अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंडों की जो उच्चतम घात होगी या अभाज्य गुणनखंडों की जो घातें होंगी
उन घातों में एक एक जोड़ दीजिए। एक एक जोड़ने के बाद उन सबको आपस में गुणा कर दीजिएगा। गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी वही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। तो 42 का ऑप्शन ए आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है। उसकी चौड़ाई की 3 गुना है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई मतलब कि इसकी मतलब आयत की चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, जिसका परिमाप 72 सेंटीमीटर है। मतलब कि उस वर्ग का परिमाप 72 सेंटीमीटर है। तब 4 ऑप्शन दिए गए, आपको बताना ए बी सी डी कौन सा सही होगा। कीजिए। तो क्या होगा इसका सही? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दोनों के परिमाप निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर क्षेत्रफल देख लेंगे। ठीक है, चलिए। वर्ग और तो वर्ग का परिमाप हमारे पास दिया है। आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। आयत का परिमाप निकालने के लिए सबसे पहले हमें उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, लंबाई और चौड़ाई पता होना चाहिए। तो देखो, आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना। तो हमने मान लिया आयत की जो लंबाई है, आयत की जो लंबाई है, लेंथ, वो हमने मान लिया x। तो सॉरी, आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 3 गुना, चौड़ाई की 3 गुना है। चौड़ाई की जिसके गुना कुछ भी बोला जाता है उसको लेट कर लेते हैं। तो लंबाई चौड़ाई की 3 गुना है। तो ब्रेड्थ हमने मान लिया x। तो लेंथ क्या है, इस ब्रेड्थ की 3 गुना है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। ठीक, अच्छा। और इसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा का आधा है। मतलब आयत की जो ब्रेड्थ है, आयत की जो ब्रेड्थ है वो वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा ए है, उसकी आधी है, उसकी आधी है। ठीक है, अच्छा। अब अगर हमें वर्ग की भुजा पता चल जाए, अगर वर्ग की भुजा ए पता चल गई तो आयत की चौड़ाई पता चल जाएगी। आयत की चौड़ाई पता चल जाएगी तो आयत की लंबाई पता चल जाएगी। आयत की लंबाई चौड़ाई पता चल गई तो परिमाप भी पता चल जाएगा। तो हमने मान लिया आयत की जो चौड़ाई है वो x, तो लंबाई चौड़ाई के 3 गुना है, 3x। और चौड़ाई जो है आयत की भुजा का आधा है। परिमाप दिया, तो अब परिमाप दिया है आयत का, तो देखो कितना दिया है, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ, 72 परिमाप दिया हुआ। तो ये आयत सॉरी वर्ग का परिमाप 72 दिया, तो वर्ग का परिमाप कितना होता है, भुजा गुणे 4, भुजा गुणे 4, 4 इंटू साइड, सारे साइड को जोड़ लो, वही उसका परिमाप होता है आउटर को। तो भुजा गुणे 4 यानी कि 4 इंटू ए होता है। ठीक, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी हमारी, कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 18 चौक 72, 18 आ जाएगा। अगर परिमाप की भुजा ए पता चल गई तो अभी हमने देखा था आयत की जो चौड़ाई थी, बिर्थ, वो कितनी थी, a/2 थी, a/2 थी, a/2 थी। अच्छा, बिर्थ a/2 थी। ठीक है, वो ए हमने कितना निकाल लिया है, 18 निकाल लिया है। तो 18 डिवाइडेड बाई 2, तो बिर्थ कितनी आ गई हमारे पास, 9 आ गई। आयत की बिर्थ कितनी आ गई, 9 आ गई। आयत की बिर्थ आ गई 9। और आयत की जो लंबाई थी, लेंथ, वो कितनी थी, बिर्थ का 3 टाइम्स ऑफ बिर्थ, 3 टाइम्स ऑफ बिर्थ, यानी कि 3 इंटू 9। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 इंटू 9, यानी कि आयत की लेंथ कितनी आ जाएगी, 27। आयत की लेंथ आ गई 27। तो आयत की लंबाई 27 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई 9 आ गई, सेंटीमीटर आ गई। तो अब आयत का हम परिमाप निकाल लेते हैं, आयत का परिमाप निकाल लेते हैं। तो आयत का परिमाप निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस विड्थ, 2 गुणे ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखते हैं 2 इंटू लंबाई कितनी निकाली थी हमने, लेंथ,
लेंथ 27 निकाली थी, विड्थ कितनी निकाली थी, 9 निकाली थी। ठीक है, अच्छा 9 निकाली तो इन लोगों को जोड़ो तो 2 इंटू कितना हो गया, 9 × 16 यानी कि 36, और 36 दूना 72 सेंटीमीटर। मतलब कि आयत का परिमाप भी 72 सेंटीमीटर आ गया और वर्ग का परिमाप भी 72 सेंटीमीटर दिया है। तो इसमें कुछ है देखो, अच्छा ए ऑप्शन दिया है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर है, तो हमारा ए ऑप्शन ही सही हो गया। जब ए ऑप्शन ही सही हो गया तो आगे चेक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आयत और वर्ग दोनों का परिमाप आपस में बराबर है। ठीक है, क्षेत्रफल देखना है तो क्षेत्रफल आप देख लीजिएगा, करके देखिएगा बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो छठे का ए ऑप्शन आपका सही है, आयत और वर्ग दोनों के परिमाप आपस में बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर है। ठीक, 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। मतलब कि इतने आयतन के घनों को पैक करने के कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो मान लिया मतलब कि एक आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई, इतनी ऊंचाई दी हुई है। ठीक, और हमें 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करना है तो कितने बक्सों की ज़रूरत होगी। तो मान लिया इतने 6 to 4 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में हमें n बक्सों की ज़रूरत होगी, n बक्सों की। और प्रत्येक बक्से का जो आयतन होगा वो होगा जो ऊपर आता है आकार बक्से की जो लंबाई, चौड़ाई दी, ऊंचाई दी है उसके बराबर। मतलब कि n इंटू एक बक्से की, n इंटू वॉल्यूम ऑफ एक बक्सा यानी कि n इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6, ये किसके बराबर हो जाएगा, 6240। ठीक, हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चन में जो बड़ा वाला आयतन होता है उसको एक छोटे वाले आयतन से डिवाइड कर देते हैं तो जो भी संख्या पूछी जाती है वो निकल आता है। मतलब कि जब 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले n आयताकार बक्सों को जब हम पैक करेंगे तो वो 6240 सेंटीमीटर घनों वाले बक्सों के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए। तो n इंटू 10 8 6 इसको तो 6240। तो बक्सों की संख्या अगर हम बात करें तो कितना आएगा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले कितने बक्से लगेंगे 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में। तो n बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं आगे। तो n इंटू 10 इंटू 8 इंटू 6, 10 × 80। ठीक, 10 × 80, 6 × 48 यानी कि 480 इज इक्वस टू 6240। मतलब कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में हमें 480 सेंटीमीटर वाले आयताकार बक्सों की कितनी संख्या लगेगी। तो मान लिया n संख्या लगेगी। ठीक, तो n संख्या को एक आयताकार बक्से के आयतन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इतने सेंटीमीटर वाले घनों के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो n स्क्वायर टू कितना आ जाएगा हमारा 6240 डिवाइडेड बाई 480। ठीक, 0 से 0 कटा। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो n बराबर हमारा आ जाएगा, 6 से काटो 6 8 48। ठीक है, 6 8 48। ठीक है, 6 8 48, 6 एकम 6, 6 एकम 1 बढ़ जाएगा, 6 एकम 6, 6 1 6 0, 6 चौक 24, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौक 24, 6 एकम 6। ठीक, सही है। फिर अब इसको कितने काटेंगे, 2 चौको या 8 से काट दो। 8 से काटेंगे तो देखो 8 कितनी बढ़ जाएगा, 8 8 1 जा 1, 8 एकम 1, 8 एकम 8, 2 हाथ से लाए, 8 त्रिक 24। ठीक है, तो n बराबर हमारा जो आ गया वो आ गया 13, n बराबर 13 आ गया। तब कितने बक्सों की संख्या लगेगी, 13। तो मतलब कि 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने में लगने वाले बक्सों की संख्या हो जाएगी 13। तो सातवें का ए ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि 13 आयताकार बक्से
लगेंगे और प्रत्येक आयताकार बक्से की जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी वो 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर की होगी। इतने बक्सों का हम यूज़ करके 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक कर सकते हैं। ठीक, तो n बराबर आ गया बक्सों की संख्या आयताकार 13। ए, सातवें का ए ऑप्शन आपका सही, तो 13 बॉक्स लगेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेलियाँ मदद करती हैं। ए, कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। जल्दी से सही ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी, ये प्रतिभा संपन्न कौन, कितना, क्या, कैसा, क्या है, गलत। मनोरंजन, ये भी हाँ, सी और डी में से सही बताओ। सी और डी, समस्या सुलझाने के कौशल परखने में कि समस्या सुलझाने के कौशल प्रोत्साहित करने में। तो परखना ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डी, आठवें का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डी। मतलब कि प्राथमिक स्तर परखना नहीं, मतलब समस्या सुलझाने के कौशलों को हमें प्रोत्साहित करना। ठीक है, मतलब गणित की जो पहेलियां हैं एक प्रकार से खेल होता है जिसके माध्यम से बच्चों में समस्या को सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है, मतलब गणितीय पहेलियों के माध्यम से बच्चे गणित के अलग अलग स्तरों पर, बच्चों में गणित के अलग अलग स्तरों पर सोचने की क्षमता का विकास होता है। पहेलियाँ उनमें सोचने की क्षमता का विकास करती हैं अलग अलग लेवल्स पे गणित में। ठीक है, और इन गणितीय पहेलियों के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, उनको एक दूसरे से सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने ये चीज़ किया, इतना काम, इतना चीज़ें सॉल्व की, तो दूसरा बच्चा था, तुमने ये किया तो ये कैसे हुआ, तो अच्छा, तो दूसरा बच्चा पहले बच्चे को बताएगा ये हमने ऐसे किया, तो सीखेगा। ठीक है, और पहेलियाँ जो हैं, मतलब गणितीय पहेलियाँ जो हैं या खेल, वो असफलता व टूट के दर को बच्चों में कम करती हैं। ठीक है, तथा बच्चों में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने के अवसर देती हैं। ठीक है, मतलब पहेलियाँ असफलता व टूट के दर को कम करके, ठीक है, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने का अवसर प्रदान करते हैं। तो आठवें का आपका सी है। तो गणितीय पहेलियों के माध्यम से बच्चे गणित के अलग अलग स्तरों पर बच्चों में सोचने की क्षमता का विकास होता है, बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं, और बच्चों में पहेलियाँ जो हैं वो असफलता व टूट के डर को कम करके गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करती हैं, उन्हें विकसित करने का अवसर प्रदान करती है। ठीक, तो आठवें का डी ऑप्शन सही होगा, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करने में। ठीक, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों, दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं संपन्न करने में समर्थ है, तो वह किस अवस्था में होगा? विभाजनात्मक अवस्था में होगा, आप उपादान अवस्था में होगा, संक्रियात्मक अवस्था में होगी, परिमाणात्मक अवस्था में होगा? सही से जल्दी बताइए ABCD। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। बच्चा संक्रियात्मक अवस्था में है, बच्चा संक्रियात्मक अवस्था में है। एक्चुअली में इस अवस्था में बच्चे में तार्किक चिंतन की क्षमता का विकास हो जाता है, समस्या समाधान की क्षमता का विकास हो जाता है, बच्चों में इमेजिनेशन क्षमता का विकास हो जाता है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता का विकास हो जाता है। और इस चरण में छात्र संक्रियाओं के संदर्भ में गुणा भाग जोड़ घटाव करना सीख जाते हैं, गुणा भाग करने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, और इस चरण में छात्र सभी संक्रियाओं को, सभी गणितीय संक्रियाओं को करने में सक्षम होता है। ठीक है, समझ गए। और ठीक, और गणित वह विषय है जो संख्याओं, आकृतियों व संरचनाओं की गिनती, गणना व अध्ययन से संबंधित है। इन सब चीज़ों को छात्र धीरे धीरे विभिन्न चरणों में सीखते हैं, जिसके द्वारा उनके अंदर गणितीय चिंतन का विकास होता है। तो यदि एक शिक्षार्थी पूर्णांकों, भिन्नों और दशमलव संख्याओं पर चारों आधारभूत संक्रियाएं अगर लगा लेता है, कर लेता है, इसका मतलब छात्र संक्रियात्मक अवस्था में है। छात्र में सोचने समझने की क्षमता, ठीक है,
और गुणा भाग, जोड़ घटाव करने की क्षमता, सब चीज़ें उसके अंदर हैं। ठीक है, तो 90 का ऑप्शन सी सही होगा। आइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? ए, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। उसमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए जिससे कि यथातथ अभ्यास किया जा सके। वह आकर्षक व रंगीन होनी चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। जल्दी से बताइए सही ऑप्शन ABCD में से। तो चूंकि बच्चे प्राथमिक स्तर छोटे लेवल पे, तो अभ्यास होना चाहिए, ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। आकर्षक और रंगीन ये भी नहीं है इतना, मतलब ये भी इतना मतलब नहीं। आकर्षक रंगीन, मोटी बड़ी होनी चाहिए, इसका भी ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन मतलब कि महत्वपूर्णता की बात कर रहे हैं, विशेष महत्वपूर्ण, तो सबसे विशेष महत्वपूर्ण जो होगा वो होगा ऑप्शन ए। है तो सब चीज़ें, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्राइमरी लेवल बच्चों के लिए ऑप्शन ए। उसमें अवधारणाओं का जो परिचय है वो संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। मतलब कि बच्चों को जो भी तथ्य, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएं, वो उनको उनके दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाए। दैनिक जीवन से जोड़कर सिखाया जाए, मतलब कि जो गणितीय अवधारणाएं हों वो बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए। ठीक है, तभी बच्चा बहुत अच्छी तरह से गणित को सीख सकता है। ठीक है, जिसके अगर गणित में अवधारणाएं उसके दैनिक जीवन से संबंधित होंगी तो वह बच्चा दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान कर लेगा। ठीक है, और साथ ही साथ बच्चे और प्रेरित होंगे। ठीक, बच्चे और प्रेरित होंगे चीज़ों को करने के लिए। ठीक है, तो अवधारणाओं का जो परिचय है वो संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। संदर्भों मतलब उनके दैनिक जीवन से संबंधित होना चाहिए। और अच्छी पाठ्य पुस्तकों की विशेषताएं होनी चाहिए कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लक्ष्यों व उद्देश्यों के अनुसार होनी चाहिए। यह अच्छी तरह से सचित्र होनी चाहिए। जहाँ भी जरूरत हो वहाँ आरेख व आंकड़े होने चाहिए। और पाठ्यपुस्तक में सामग्री नवीनतम होनी चाहिए। ठीक है, और समस्याओं, पाठ्यपुस्तक में जो भी करती समस्याएं दी जाएं वह वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से संबंधित होनी चाहिए। बहुत बहुत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो भी अवधारणाएं समस्याएं हों वो वास्तविक जीवन की ज़रूरतों से संबंधित होनी चाहिए। और बच्चों को दैनिक जीवन में समस्याओं का समाधान करने के लिए वह साथ ही बच्चों को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त सामग्री पाठ्य पुस्तकों में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तकों में ये सारी विशेषताएं होनी चाहिए। तो 10वें का ऑप्शन ए सही है। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। बच्चों के दैनिक जीवन से संबंधित होनी चाहिए गणितीय अवधारणाएं। ठीक, तो 10वें का ए ऑप्शन ठीक सही है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो लाइक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन पे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। ठीक है, थैंक यू।